हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, केंद्र सरकार ने अभी साइक्लोन से प्रभावित दो राज्य जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जहाँ पे साइक्लोन आया था तो काफ़ी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, इसलिए रिकवरी के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपये दिए हैं। 1500 करोड़ रुपये की एड दी है ताकि वहाँ पर रिकवरी की जाए, वापस बिल्डअप किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल था इसके बारे में। और चलते हैं दूसरे आर्टिकल की बात करें तो अभी इटली है वो चाइना की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट इनिशिएटिव से बाहर आ चुका है, विड्रॉल ले चुका है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, इटली और इंडिया के बीच में जो संबंध है वो अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और अभी तो पीक पर चल रहे हैं। दरअसल इटली और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बिकॉज इटली और इंडिया ने अभी MOU भी साइन किया है डिफेंस से रिलेटेड, तो दोनों के बीच में अभी अच्छे संबंध चल रहे हैं। ये आर्टिकल पूरा इसके बारे में था। और इसका बेनिफिट क्या है, देखो, इटली एकमात्र G7 का ऐसा देश था, G7 कंट्री है ना, ग्रुप ऑफ 7 का, उसमें से इटली एकमात्र ऐसा देश था जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट था। बट अब इटली अगर बाहर आ गया तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री जिसमें G7 बहुत बड़ा ग्रुप था, उसमें से ज़्यादातर सभी देश अगर बाहर जाते तो चाइना के लिए एक सेटबैक है। और इंडिया के लिए बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया की सोवरेनिटी को वायलेट करता है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और USA के लिए भी अच्छी बात है। तो ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में था। चलते हैं, ये पूरी न्यूज़ थी, बट अपन चलते अपने एक आर्टिकल की। पहला आर्टिकल, हमारा पहला आर्टिकल है गरबा के बारे। अभी गरबा को यूनेस्को ने इंटरनेशनल हेरिटेज साइट, वो भी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट घोषित किया है। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसीलिए है कि गरबा जो हमारा एक नवरात्रि के दौरान डांस परफॉर्म किए जाने वाला एक प्रोग्राम है, उसको यूनेस्को ने इंटरनेशनल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो अब यूएस को ये इंटेंजिबल हेरिटेज क्या होता है, दरअसल देखो, दो तरीके के हेरिटेज साइट घोषित की जाती है। एक तो टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, लाइक अगर कोई चट्टान है, कोई फिजिकल चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल में क्या होता है, जिसको छू नहीं सकते हैं। अब रामनवमी को भी इंटेंजिबल साइट घोषित किया गया, तो कि उसको हम छू नहीं सकते, उनको फील कर सकते हैं। तो टेंजिबल छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते, इसमें क्या अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन होते हैं, इसमें कोई आर्ट होती है, कोई ऐसी प्रैक्टिस होती है, और इस टाइप का कुछ होता है जिसे छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा है कोलकाता की, उसको भी इंटेंजिबल साइट घोषित किया था, और अभी गरबा को किया, तो इनको फील ही कर सकते हैं ना। इसको आप ऐसे थोड़े कह सकते हो, नहीं हमें छू के दिखा दो, पता चलो, फील करो, वैसे नहीं होता ना। तो इनको ओनली फील ही कर सकते हो। तो इंटेंजिबल साइट ऐसी होती है जिस छू नहीं सकते हैं। और अभी बात करते हैं गरबा के बारे में। गरबा क्या होता है, गरबा एक डांस परफॉर्मिंग है जिसमें रिचुअल होते हैं और डांस किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि गरबा के बारे में वैसे आप सब जानते ही हो, बीच में रखा जाता है, दिया रखा जाता है, या माता जी की मूर्ति रखी जाती है, उसके चारों ओर मतलब राउंड शेप में घूमा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसमें मेल फीमेल सारे मिलके, किसी भी कास्ट का हो, सारे मिलके परफॉर्म करते हैं। ये सोशल इक्वालिटी को भी बढ़ावा देता है। कैसे सोशल इक्वालिटी की, इसमें विमेन मैन किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब मिलके घूमते हैं। तो ये जो अपनी है ना मेन चीज़ कि सोशल इक्वालिटी, उसे प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, गरमा स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे होता है, फिर धीरे धीरे लय पकड़ता है, फिर स्पीड बढ़ जाती है, सारे मिलकर डांस करते हैं, लाइक डांसर है, सिंगर है, फिर इसमें जो क्राफ्टमैन होते हैं, अलग अलग कलर की ड्रेस पहनी जाती है। तो वैसे तो गरबा के बारे में ऑलमोस्ट आप जानते ही हो। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं अपन कि इंडिया में किन किन को इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित किया हुआ है यूनेस्को द्वारा। तो रामलीला जो एक ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग है रामायण में, इसको 2008 में घोषित किया गया था, सबसे पहले इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित किया था। इसके बाद वैदिक चैंट, मतलब जो वेद मंत्र बोला जाते हैं, वैदिक मंत्र, उनको भी घोषित किया गया है। साथ ही साथ में कुट्टियम एक संस्कृत थिएटर है, नाटक है, इसको भी घोषित किया गया है। साथ ही साथ रामम एक रिलीजियस फेस्टिवल है, इसको भी घोषित किया गया है। फिर मुद्यतु, ये भी एक रिचुअल थिएटर है, इसको भी घोषित किया। फिर कालबेलिया एक फोंग है, राजस्थानी सॉन्ग है, राजस्थानी कालबेलिया एक डांस सॉन्ग है जिसके आधार पर डांस परफॉर्म की जाती है, सॉन्ग के आधार पर, इसी को भी घोषित किया। फिर चाउ डांस है, इसको भी घोषित किया गया है। बुद्धिस्ट चेंट है लद्दाख की, इसको भी घोषित किया गया है। साथ ही साथ संस्कृत में एक रिचुअल है ड्रमिंग एंड डांस ऑफ मणिपुर, इसको भी घोषित किया गया है। संस्कृत में नहीं, संकीर्तन, इसको भी घोषित किया गया। 2014 में बास एंड कॉपर की अनस्किल मेकिंग अमोंग थिएटर एक पंजाब का है, इसको भी घोषित किया गया है। फिर योगा हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भारत का है, तो इसको भी इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित किया। नवरोज
ये भी एक रिचुअल है, इसको भी घोषित किया गया है। और कुंभ का मेला 2017 में, इसको भी, कुंभ का मेला काफ़ी फेमस है, इसको भी इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित किया गया। दुर्गा पूजा कोलकाता की 21 में घोषित किया गया था। और अभी लास्ट में 2023 में गरबा को रिचुअल घोषित किया गया, गरबा को इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित किया है। तो इस प्रकार ये आप जब पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर बुक, उसमें भी ये दिख रहे होंगे कि किन किन को घोषित किया। तो एक बार आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट ये बात है कि घोषित करता कौन है। भारतीय और जैसे घोषित तो यूनेस्को करता है, तो कोई अकेडमी है जो भेजती है या फिर कोई संस्था है जो इसे भारत से यूनेस्को में भेजती है। तो जी हाँ, तो भारत में है संगीत नाट्य अकादमी है, वो भारत की ओर से किसी भी प्रकार की ऐसी रिचुअल है, संगीत है, एक्सप्रेशन है, उसको यूनेस्को के पास भेजती है। जैसे कि अपने देखो क्या होता है कि कोई भी भारत में अच्छी मूवी काम करती है या अच्छी उसमें है एक्टिंग अच्छी है, काफ़ी उसका इम्पैक्ट है, तो उसे भेजा जाता है सबसे बड़े ऑस्कर में, सबसे जो बड़ा अवार्ड है वर्ल्ड लेवल पर। तो कौन भेजता है? तो ऐसे ऐसे यूनेस्को के लिए भी तो कोई संस्था होगी भारत में जो भेजने का काम करेगी। तो ये भारत में है संगीत नाट्य अकेडमी, जो इस नोडल मिनिस्ट्री है, सॉरी नोडल एजेंसी है। किससे रिलेटेड? वो नोडल एजेंसी है भारत की ओर से भेजने के लिए, कोई भी ऐसा परफॉर्मिंग आर्ट है और कोई एक्सप्रेशन है, उसको यूनेस्को के पास भेजने के लिए नोडल एजेंसी है। कौन सी नोडल एजेंसी है? तो संगीत नाट्य अकेडमी। समझ में आ गया? संगीत नाट्य अकादमी नोडल एजेंसी है जो भारत की ओर से नॉमिनेट करती है किसी भी प्रकार के डांस है, रिचुअल है, संगीत है, इसको। ठीक है, समझ में आ गया पूरा आर्टिकल। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया सरपांच मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट। देखो न्यूज़ में क्यों है, अभी ये जो COP 28 चल रहा है, तो वहाँ पे एक अलग अलग टारगेट रखे जा रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही है। तो उसके साथ में एक रिपोर्ट रिलीज हुई है कि इंडिया ने अपना जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का टारगेट था ना इंडिया का 2045 का, उसको टारगेट को पहले ही पूरा कर लिया, टाइम से पहले उसे पूरा कर लिया है। तो इसके बारे में ये न्यूज़ है। तो थोड़ा बहुत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके टारगेट को भी जान लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब काफ़ी सारे देश से। देखो पहले क्या होता, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा था धीरे धीरे, कि ओजोन शरण हो रही है, अपनी परत से हट थोड़ी पतली हो रही है। तो जो भी इंटरनेशनल सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी कंट्रीज, सारे मेंबर है, वो सब साथ में आए, UN के जितने मेंबर थे, और उन्होंने डिस्कस किया कैसे भी करके ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है उसके रोकना है। तो सबसे पहले इन्होंने नोटिस किया कि ओजोन की डिप्लेशन होने की रीज़न क्या है। तो कुछ प्रोडक्ट है, कुछ पदार्थ है, कुछ सब्सटेंस है जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया गया, फिर उसकी एक लिस्ट बनाई गई जिससे कहा गया ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस, ODS। ठीक है, लिस्ट बना के 1987 में एक ट्रीटी हुई सारे देशों के बाद में, UN के जितने भी देश थे, मेंबर थे, उन्होंने साइन किया उस ट्रीटी को और बोला कि ये ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस है उसको हम धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। एक टारगेट सेट किया गया, समझ में आ रही है आपको? एक टारगेट सेट किया गया जिसमें ओजोन डिप्लेशन जो सब्सटेंस है उनको ख़त्म किया जाएगा। सारे देश एक साथ आए, UN के जितने भी, पहली बार ऐसा हुआ कि UN के जितने देश है उन्होंने सबने रेटिफाई किया, सबने हस्ताक्षर किया इस संधि पर। तो इसलिए ये फेमस भी है और काफ़ी सक्सेसफुल रही थी ये। तो देखो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करी है ना, तो थोड़ा बहुत वियना कन्वेंशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो वियना कन्वेंशन है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो वियना कन्वेंशन है वो भी 1987 में हुई थी। ओजोन जो अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, उसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया गया था कि कौन से सब्सटेंस को ख़त्म करना है। एक लिस्ट दी थी सब्सटेंस की और इन सबको ख़त्म करना है। बट जब बात करते हैं वियना कन्वेंशन की, तो यहाँ टारगेट सेट किया गया था, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस का नाम लिया था जिसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो पता चला कि सबसे ज़्यादा कौन ओजोन को डिप्लेट कर रहा है या कौन सा सब्सटेंस ओजोन के डिप्लेशन में सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तो उसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल। इसका यूज़ कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर है, AC है, फ्रिज है, इन सब में इसका यूज़ होता था। तो पूरे मेंबर साथ में आए और वियना कन्वेंशन में साइन किया और बताया कि जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना है, इसको एलिमिनेट करके इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। और तब वहाँ पे जो CFC उसको हटा के उसकी जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन लाया गया। लेकिन बाद में चला कि देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए वो वियना कन्वेंशन हो गया था, बट इसके बाद में पता चला कि जो इसके विकल्प यानी इसके एप्टीट्यूड यानी इसके अल्टरनेटिव के लिए भी जो प्रोडक्ट लाया गया ना, इसके अल्टरनेटिव के रूप में, वो खुद ही खराब निकल गया। वो तो इससे भी ज़्यादा नुकसान कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो वियना कन्वेंशन में हटा दिया गया, लेकिन इसके अल्टरनेटिव में लाया गया
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाया गया ये तो इससे भी ज़्यादा नुकसानदायक रह गया। अब वापिस देशों को आवश्यकता महसूस हुई कि किसी भी प्रकार से इसको भी एलिमिनेट करना है, तब वो लेके आए वीना कन्वेंशन के बाद में किगाली कन्वेंशन। अब किगाली है वो आया था 2016 में, 2016 में आया था किगाली। अब ये मॉन्ट्रियल के तहत ही आया था। इस कन्वेंशन में क्या हुआ था कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसे अपडेट किया गया था, इसे अमेंडमेंट किया गया था। कैसी अमेंडमेंट कि मॉन्ट्रियल में तो एक टारगेट कोई था नहीं फिक्स कि किसको हटाना है, बस जनरल एक लिस्ट दी गई थी कि इस जो ओजोन रिप्लेसमेंट जो सब्सटेंस है इन सबको हटाना है। बट जो वीएन आया उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने का टारगेट रखा गया, बट उसकी जगह अल्टरनेटिव के रूप में लाया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। बट जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था वो इससे भी ज़्यादा नुकसान कर रहा था। तो फाइनली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हटाने के लिए किगाली अमेंडमेंट आया या किगाली कन्वेंशन आया। अब किगाली कन्वेंशन में टारगेट सेट किए गए थे। अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने टारगेट अचीव कर लिया, वो इसी कन्वेंशन में टारगेट सेट किए गए थे जो मॉन्ट्रियल के तहत ही चलते हैं। इसे जनरली ओवरऑल मॉन्ट्रियल कहा जाता है बिकॉज ये मॉन्ट्रियल के अंतर्गत ही सारा हो रहा है। ठीक है, एक यूएन होता है, फिर यूएन के अंतर्गत बहुत सारी एजेंसीज होती है, तो कहेंगे यूएन की एजेंसी, यूएन का एजेंसी, यूएन का पार्ट, तो ओवरऑल आ गए। तो वैसे ही मॉन्ट्रियल है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही है, नए नए कन्वेंशन आ रहे आ रहे हैं मॉन्ट्रियल के अंतर्गत आ रहे हैं। अब टारगेट क्या सेट किए गए थे? टारगेट ये सेट किए थे कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनको 2047 तक 2047 तक जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उनको पूर्णतः एलिमिनेट करना होगा। अपने यूज में से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह से हटाना होगा। तो ये तो सर ईजी, कैसे भी करके हटा सकते हो ना, तो इतना इसमें दिक्कत क्या है? हटा नहीं सकते हैं बिकॉज पहले यूज कर रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में, अब टेक्नोलॉजी ला के कैसे भी करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करने लग गए। लेकिन इतना इजी थोड़ा है कि उसका अल्टरनेटिव कोई मिल जाए, फिर रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, फ्रीज है, इन सब में वो यूज़ करना स्टार्ट कर दे। पहली बात तो नहीं खोज करनी होगी, फिर उसका यूज़फुल है नहीं है या इसके साइड इफेक्ट है नहीं, वो सारे चेक करने होंगे, उसके बाद ही तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो इतना इजी नहीं होता। तो डेवलपिंग कंट्री को बोला गया कि आप 2047 तक एलिमिनेट करोगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। और जो डेवलप कंट्री है उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, उनके पास फंड भी है, तो वो 2036 तक एलिमिनेट करेगी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। तो ये टारगेट सेट की गई। अभी इंडिया ने क्या किया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2047 में एलिमिनेट करना था, बट उसकी पहले ही इंडिया ने पूर्णतः हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को अपने यूज में से हटा दिया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हटाने की टारगेट तो आपको समझ में आ गई। अब एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे HCFC 141BB कहा जाता है, इसके बारे में बात करें तो ये केमिकल है एक जिसका यूज़ होता है फोम, जो इंडस्ट्री होती है फोम बनाने की इंडस्ट्री, उसमें इसका यूज़ होता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जब आया था उसमें इसका वर्णन नहीं था। बाद में जो वियना कन्वेंशन आया जहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होता था उसके अल्टरनेटिव के रूप में इसे लाया गया था। बाद में इसको हटाने के लिए अलग से कन्वेंशन करनी थी, किगाली कन्वेंशन, उसमें टारगेट सेट करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हटाने का टारगेट रखा गया था। और ये जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेटोल है जैसी गैस से भी ज़्यादा हानिकारक था। ठीक है, अब इंडिया क्या कुछ कर रहा है इससे रिलेटेड? तो इंडिया ने समय से पहले टारगेट को अचीव कर लिया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हटाना ये भी तो अचीवमेंट है। उसके अलावा भी इंडिया है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी पार्ट है। बाकी जितनी भी इसके तहत जो भी कन्वेंशन हुई है उसका भी इंडिया पार्ट रहता है। इंडिया ने अलग से टारगेट भी सेट किए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम हो, ओजोन डिफ्लेशन से रिलेटेड जो सब्सटेंस है उसका एमिशन कम हो। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार से इंडिया अपनी ओर से एफर्ट डाल रहा है। साथ ही साथ इंडिया ने एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान भी बना रखा, ICAP प्लान भी बना रखा है। इसमें क्या करेगा, इंडिया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेस आउट करेगा और इसके साथ साथ जो भी अन्य सब्सटेंस है उनको भी फेस आउट करने का इंडिया प्रयास करेगा। ये पूरा आर्टिकल था इंडिया ने जो अपने टारगेट को अचीव कर लिया है और पहले समय से पहले उसके बारे में। तो चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम के बारे में। देखो न्यूज़ में क्यों है, जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और जो आह्वान किया है कि जो इन्वेस्टर है वो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम के तहत जो हाइड्रोजन पावर है उससे संचालित होने वाली ट्रेन को निर्माण करने में, बिल्ड करने में हेल्प करे या कोशिश करे कि हाइड्रोजन से निर्मित ट्रेनों को बनाया जाए भारत में। ये इसलिए न्यूज़ में। चलते अपने मेन आर्टिकल की ओर, कि न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट है नहीं। तो पहले इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं, फिर हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। इस स्कीम को 2023 में लाया गया था हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम के रूप में। इसमें क्या होता, पूरे देश में हाइड्रोजन पावर से संचालित हुई ट्रेन चलाई जाएगी।
हाइड्रोजन पावर से संचालित मीन्स जो अभी इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, इससे चलाई जाती है ट्रेन। तो इसमें क्या होता है कि देखो इलेक्ट्रिसिटी भी तो इनडायरेक्टली एमिशन करती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, कोयले से तो बनती है ना, तो इनडायरेक्टली तो नुकसान हो ही रहा है। और कोयला है तो वैसे ही एमिशन ज़्यादा कर रहा है, तो नुकसान तो हो ही रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो हाइड्रोजन है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और ट्रेन भी उसी से चलाई जाए, जिसका बेनिफिट क्या होगा कि जो एमिशन होता है, कार्बन का एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, वो सब कम हो जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने जो टारगेट है जो अलग अलग हमने सेट कर रखे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, और भी हमारे टारगेट है ग्रीन हाउस गैस पेरिस कन्वेंशन के तहत, उनको अचीव करने के लिए भी ये एक कदम है। तो इसी के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा ये हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम लाई गई और हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन में अलग अलग कोच होंगे और साथ ही साथ में फैसिलिटीज़ भी होंगी। और जो बेनिफिट है पर्यावरण के लिए तो बेनिफिट है ही है। इसे बनाने में 80 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अब फैक्ट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो 80 करोड़ रुपए एक ट्रेन को बनाने का खर्चा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, फिर तो ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। बट नहीं, स्टार्टिंग में कम ट्रेन बनाई जा रही तो खर्चा ज़्यादा आएगा, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी तो खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बट अभी तो आएगी क्योंकि देखो कम चीज़ें बनानी है, बट फिर फ़ायदा भी तो है ना इसका, लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा है कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। अपनी जो डिपेंडेंसी है वो बार बार कोयला ख़त्म हो जाता है, वो भी कम हो जाएगा। हम बार बार ऑस्ट्रेलिया से कोयला इंपोर्ट करते हैं तो वो भी अपनी डिपेंडेंसी भी तो कम हो जाएगी, तो फ़ायदे भी तो है। अब बात करते हैं इसमें 6 कोच की 15 ट्रेन सेट बनाई जाएगी। और ये कहाँ कहाँ चलाई जाएगी, तो इसका पहला रूट है, एक अलग अलग रूट दिए गए, जैसे मैराथन हिल है महाराष्ट्र की, वहाँ चलाई जाएगी। फिर दार्जिलिंग रूट हिमाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल की है, दार्जिलिंग हिमालय ये वेस्ट बंगाल की एक रूट है। फिर कालका शिमला ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में रूट है। फिर कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश का रूट है। फिर बिलमोरा गुजरात का रूट है। फिर पाताल पानी कलकोड ये मध्य प्रदेश का रूट है। फिर नीलगिरी कर्नाटक का रूट है, कर्नाटक तमिलनाडु का। फिर मावनर गोराम ये राजस्थान का एक रूट है। तो इस प्रकार से अलग अलग ट्रेनें चलाई जाएगी अलग अलग जगहों पर जो हाइड्रोजन बेस होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन पावर से ट्रेन जो चलने वाली है उसमें फ्यूल सेल के रूप में हाइड्रोजन का यूज़ किया है, साथ में इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ही, अपनी डिपेंडेंसी कम होगी, अपना जो इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटली काफ़ी सारे बेनिफिट है, वो आप धीरे धीरे मेंशन कर सकते हो। अगर मेंस में भी आए तो इसको मेंशन कर सकते हो। तो पूरा आर्टिकल था हाइड्रोजन पावर के बारे में या हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में या फिर हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम के बारे में। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम मार्स के बारे में। देखो न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि यूनेप ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की है अन आई ऑन मीथेन द रोड टू रेडिकल रिपीट COP28 में यूनेप ने अपनी रिपोर्ट रिलीज करी है अन आई ऑन मीथेन के नाम से। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार से जो मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है और उस बढ़ गया, उस मीथेन से रिलेटेड बात की गई है। तो चलते हैं मैंने आर्टिकल की और ये सारी न्यूज़ थी। न्यूज़ तो इतनी खास इंपॉर्टेंट होती नहीं है, आर्टिकल के बारे में देख लेते। देखो मार्स के बारे में करें, मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम की बात करें तो ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। इसमें क्या होगा कि मीथेन का जो एमिशन हो रहा है उसका डेटा प्रॉपर तैयार किया जाएगा। अब डेटा कैसे बनाया जाएगा, तो एक सिस्टम बनाया जाएगा सैटेलाइट बेस, उसमें से मीथेन जितनी एमिशन हो रही है उसको ट्रैक किया जाएगा। फिर एक डेटाबेस में से जो सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा और फिर अलग अलग कंट्री है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया जाएगा उस डेटा को, ताकि एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए किस प्रकार से मीथेन को रोका जाए या मीथेन के एमिशन को कम किया जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ समझ में आएगी। अभी जो मार्स की जिसकी अभी हम जिक्र कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को भी अभी रिलीज़ किया गया, तो जो मार्स है मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम क्या अभी रिलीज़ किया गया है? नहीं, इसे लॉन्च किया गया था COP27 जो शर्म शेख इजिप्ट में हुआ था COP27, तो तब इसे रिलीज़ किया गया था, लॉन्च तब किया गया था। अभी तो ओनली रिपोर्ट रिलीज़ की, इसने डेटा जो दिया ना उस डेटा के बेस पर रिपोर्ट रिलीज़ करी है, ना कि इसे रिलीज़ किया। जो मार्स तो COP27 में ही रिलीज़ हो चुका था। अब मैंने बता ही दिया सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, इसमें एमिशन चेक किया जाएगा, इसके माध्यम से पॉलिसी और जो बनाई जाएगी नीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से काम करना है ये एमिशन रोकने के लिए मीथेन का, तो इसके डेटा को यूज़ करके बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यूनेप की और भी कुछ स्कीम है या और भी कुछ प्रयास है क्या मीथेन से रिलेटेड? जी हाँ, मीथेन के रिलेटेड यूनेप के और भी कुछ एफर्ट किए गए थे। जैसे यूनेप ने एक प्रोग्राम चलाया था इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO,
ये भी सेम ही काम करती थी, ये भी मीथेन का डेटाबेस तैयार करती थी। और ये है वो G20 द्वारा 21 में बनाया गया था। देखो यूनेप तो लॉन्च कर रही, उसमें हेल्प कौन कर रहा है, तो ये देखो मार्स है वो सिस्टम लॉन्च किया गया था COP27 में। और जो ये है अपने बात करें इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO, ये लॉन्च किया गया था G20 की हेल्प से, और इसे 21 में लॉन्च किया था, 2021 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम देख ली। साथ ही साथ में एक और एफर्ट है UN का, उसे ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0, ये 2014 में आया था, 2014 में आया था। इसका भी सेम काम है, जो मीथेन है उसके डेटा को इकट्ठा करना था। बट अभी जो ये दोनों तो पुराने हो गए, अभी जो मार्स वाला है उसके माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके आधार पर पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये पूरा आर्टिकल था मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम मार्स के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है GPS के बारे में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, हाई कोर्ट ने कुछ वो डायरेक्शन दी है कि अभी क्या फ्लाइट में GPS का यूज़ किया जाएगा, और जो भी प्रोडक्ट है और जो भी आप चीज़ें लेके जाओगे उसका यूज़ नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ आदेश पारित किया था, तो हाई कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, तो न्यूज़ इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। हम जानते हैं GPS के बारे में। तो GPS में क्या होता है, देखो आपको कहीं जाना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, या कोई लोकेशन ट्रेस करनी है, या फिर अपनी फिटनेस को ट्रैक करना है, किसी भी माध्यम के लिए आप किसी चीज़ का यूज़ कर, मैप का यूज़ करते हो, गूगल मैप का, तो वो कैसे करते हो गूगल मैप का यूज़, इसको डेटा कहाँ से मिलता है गूगल मैप को, तो GPS से ही मिलता है। आपने बार बार नाम भी सुना होगा, लेकिन अब इसका मीनिंग क्या होता है, ये सैटेलाइट होता है, मतलब ऊपर सैटेलाइट छोड़े गए हैं, कितने 24 सैटेलाइट छोड़े गए हैं। उसमें क्या होता है कि वो डेटा भेजते हैं नीचे, और इनकी जो कंपनियाँ होती हैं वो अलग अलग तरीके से डेटा को मॉनिटर करती है और फिर डेटा को एंड यूजर तक भेजती है। 3 प्रकार का सिस्टम होता है। पहले तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट सारा डेटा कैप्चर करेंगे, कैप्चर करके वो भेजेंगे। पहला सिस्टम हो गया डेटा को कैप्चर करना। फिर भेजे जाएंगे जो ऑपरेटर है, कौन ऑपरेटर है, जो भी अलग अलग कंपनियाँ है, एजेंसी है, उनके पास में ये डेटा भेजा जाएगा। फिर वो उनको ऑपरेट करेगी, मॉनिटर करेगी किस प्रकार से कौन सा डेटा है और उसका कैसे यूज़ किया जाता है, और फिर वो भेजेगी एंड यूज़र के पास में, अपने पास में, अपन इसको फाइनली यूज़ कर सकते हैं। प्रकार से तो ये काम करता है। फिर ये सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। अब सैटेलाइट बेस्ड यानी सैटेलाइट पे आधारित है रेडियो नेविगेशन सिस्टम, तो आप वो जानते होंगे साइंस एंड टेक में रेडियो नेविगेशन सिस्टम का पढ़ा होगा। और इसका ओरिजिन की बात करें तो 1973 में US की डिफेंस विभाग है ना, डिफेंस डिपार्टमेंट, उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले उस टाइम में क्या था, US अपने डिफेंस को काफ़ी बूस्ट करना चाहता था और ट्रैक करना चाहता था इंटरनेशनल या नेशनल गतिविधियाँ जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उसको, इसलिए उन्होंने GPS बनाया था। अब फिर धीरे धीरे उस टाइम तो US की एजेंसी के पास में था, बट धीरे धीरे US की जो एजेंसी थी उसने कॉमन कर लिया, आम पब्लिक भी इसका यूज़ कर सकती है, इसके लिए जनरल कर लिया गया, भाई कोई भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके द्वारा जो पोजिशनिंग सिस्टम है वो जान सकते हो, पोजीशन जान सकते हो, आप लोकेशन जान सकते हो, नेविगेशन जान सकते हो, टाइम जान सकते हो, बहुत सारी डिटेल आपको मिलती है GPS के माध्यम से। ये 3 प्रकार से काम करता है। इसके सेगमेंट है, पहले जो आपको डेटा सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त करेगा, सिग्नल प्राप्त करोगे, फिर क्या होता है इसका कंट्रोल किया जाएगा, पूरे डेटा को मॉनिटर किया जाएगा जो एजेंसी से अलग अलग उनके द्वारा, फिर एंड यूजर के द्वारा यूज़ किया जाएगा। अब GPS जो कॉन्सोलेंस है उसमें 24 सैटेलाइट है वो लॉन्च किए गए हैं, जो 6 के सेट में किए गए, और 6 ऑर्बिट में ये मूव करते रहते हैं, डेटा कैप्चर करते हैं और आगे डेटा प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, काम क्या, बहुत सारे काम है इसका यूज़। तो आप फिटनेस में कर सकते हो, ट्रैकिंग के लिए कर सकते हो, लोकेशन ट्रैक करने में कर सकते हो, बहुत सारे इसके यूज़ तो अनलिमिटेड आपको पता ही होंगे, ओवरऑल आप जानते ही होंगे। तो ये पूरा GPS के बारे में था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।